हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय, बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा। स्वागत करता हूँ आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है DRT4, राइट। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द DRT4। ठीक है, तो DRT4 देखिए, प्लीज लिसन केयरफुली। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये सारे स्टेटमेंट केयरफुली पढ़ने हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हाइंड थर्ड इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, इन बायोलिस्टिक मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, राइट, माइक्रो पार्टिकल्स मेड अप ऑफ गोल्ड और टंगस्टन आर कोटेड विद फॉरेन डीएनए। बिल्कुल सही है, बायोलिस्टिक मेथड में ऐसा ही किया जाता है, राइट। गोल्ड और टंगस्टन से कोटेड किया जाता है और गोल्ड और टंगस्टन से को कोटेड किया जाता है डीएनए से, उसके बाद उसको बम्बार्ड किया जाता है सेल्स में, जिससे कि डीएनए सेल के अंदर एंटर कर जाता है। सी स्टेटमेंट देखिए, माइक्रो इंजेक्शन मेथड फॉर इंजेक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज यूज फॉर एनिमल सेल्स। बिल्कुल सही, माइक्रो इंजेक्शन मेथड से डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली एनिमल सेल के न्यूक्लियस में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। डी स्टेटमेंट देखिए, प्राइमर्स आर केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। बिल्कुल सही, दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू रीजन ऑफ डीएनए इन पीसीआर। पीसीआर में यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, राइट, देयर आर डिफरेंट स्टेप्स। कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है डीनेचुरेशन, फिर एनिलिंग, उसके बाद एक्सटेंशन। तो एनिलिंग स्टेप में यहाँ पे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड एज ए प्राइमर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो सके, डीएनए का जो डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड है वो कंप्लीट हो सके, और वो सिंथेसाइज्ड डीएनए होता है, केमिकली सिंथेसाइज्ड डीएनए होता है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड आप बोलते हैं। 2 to 10 नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का में सारे ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि 4 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 1। ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब्ड। पहला ऑप्शन देखिए, वेक्टर एबल टू कैरी फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल्स, राइट। वेक्टर जो है वो फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में कैरी करने का काम करता है। बी स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, जीन गन टेक्निक विच इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू होस्ट सेल वाया डीएनए कोटेड विद गोल्ड और टंगस्टन। ये भी सही है। सी स्टेटमेंट देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, राइट। ये वो टेक्निक है जिसमें डीएनए फ्रेगमेंट्स को आप सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड में थ्रू ए जेल व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज डिग्रेड द बैक्टीरियल डीएनए इनटू स्मॉल पीसेस ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। ये बात सही है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए को ब्रेक डाउन करता है, लेकिन रेप्लिकेशन में इसका कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गई है। तो आपको यहाँ पे यही बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेशियन यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर जीन ट्रांसफर। एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेशियंस, इसके पास टीआई प्लाज्मिड होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है जीन ट्रांसफर के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इन द बायोरिएक्टर्स, बायोरिएक्टर्स में प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के बाद इट अंडरगोज थ्रू सम प्रोसेसेस। इसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं बिफोर ए फिनिश प्रोडक्ट टू बी रेडी फॉर मार्केटिंग इज कॉल्ड, इसे आप डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। देखिए, बायोरिएक्टर्स में प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, उसके बाद उसको प्योरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिससे कि उसको कमर्शियल लेवल पे लाया जा सके। तो इस प्रोसेस को आप डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द प्रोसीजर थ्रू विच ए पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए होस्ट बैक्टीरियम इज कॉल्ड, ठीक है। एक पीस ऑफ डीएनए को होस्ट बैक्टीरियम में आप इंट्रोड्यूस करते हैं, इस प्रोसीजर को आप कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन, आप इस प्रोसेस को बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑब्जर्विंग डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड बाय एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो आपको बताना है कि एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर टर्म है जो राइट है, यानी कि सही है, करेक्ट आपको बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, डीएनए कैन बी सीन इन विजिबल लाइट,
बिल्कुल गलत। डीएनए को ऑब्जर्व करने के लिए वी नीड ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट का आप इस्तेमाल करते हैं डीएनए को ऑब्जर्व करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट, डीएनए कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग इन विजिबल लाइट। इसको आप स्टेन करने की भी जरूरत पड़ती है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इथिडियम ब्रोमाइड से डीएनए के बैंड्स को स्टेन किया जाता है, जिससे कि ऑरेंज कलर के बैंड नजर आते हैं। तो बिना स्टेनिंग के ना तो वो विजिबल लाइट में ऑब्जर्व कर पाएंगे आप, ना ही यूवी लाइट में भी आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन इन विजिबल लाइट। बिल्कुल गलत। इथिडियम ब्रोमाइड डाई की तो जरूरत है ही, साथ के साथ लाइट की भी जरूरत है, यूवी लाइट में ही आप उसको देख पाते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बाकी पहले के तीनों स्टेटमेंट गलत बताए मैंने अभी आपको। फोर्थ, इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन अंडर एक्सपोजर टू यूवी लाइट। इथिडियम ब्रोमाइड से डीएनए को स्टेन किया जाता है, उसके बाद उसको यूवी लाइट यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस में देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी पहले तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस आर। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस है वो क्या है आपको पता चलेगा। देखिए, नॉट सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया, बिल्कुल सही। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन बताना है, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, नॉट सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया, ये बिल्कुल गलत है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो बैक्टीरिया से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, इट मीन्स दे विल बी सिंथेसाइज्ड इन बैक्टीरिया। सेकेंड ऑप्शन, प्रेजेंट इन मैमेलियन सेल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए, बिल्कुल गलत, मैमेलियन सेल में नहीं होते हैं, ये भी गलत हो गया। तीसरा, यूज फॉर इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस के लिए भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये भी गलत हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिल्कुल सही। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल जो यूज किया जाता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में, यानी कि जेनेटिक मटेरियल के मैनिपुलेशन के लिए, जीन के मॉडिफिकेशन के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल किया जाता है। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के फ्रेगमेंट्स को कट करता है और जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट होता है उसको आप डीएनए लाइगेज की हेल्प से किसी फॉरेन डीएनए में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, PVU1 साइट इज रिप्रेजेंट एट इन PBr322। PBr322 एक कंस्ट्रक्टिव इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। PBr322 आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी बुक में दिया है। तो उसमें जो PVU1 है, तो PVU1 मतलब दैट इज द साइट दैट वेयर यू यूज PVU1 restriction enzyme to cut the DNA, and this site is present at the ampicillin resistant site of the PBr322। Are you getting or not? बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट पे होता है ये। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट इज द सेलेक्टेबल मार्कर विच हेल्प्स इन द selection of transformants and elimination of non-transformants। Question number 9 देखिए, ligation of alien DNA at which site will lead to the loss of tetracycline resistance in PBr322 plasmid। तो देखिए, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिविटी को लॉस करना है, यानी कि उसके जीन को इनएक्टिव करना है, तो यानी कि उसी की साइड से वहाँ पे किसी पर्टिकुलर साइट पे डीएनए को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन आपको देखने हैं और उन ऑप्शन को देख के आपको करेक्ट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है PVU1, नहीं जी, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट पे होता है। ECO-R1 ये भी नहीं होता है इस पे, PST1 भी नहीं होता है। टेट्रासाइक्लिन साइट पे BAMH1 होता है। आपको ये क्वेश्चन करने के लिए आप इस क्वेश्चन को तभी सही कर सकते हैं जब आपने PBr322 का जो डायग्राम है वो अच्छे से पढ़ा होगा, राइट। तो वो डायग्राम आपको एक बार लेबल करके देखना है, एक बार ड्रॉ करना है, राइट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जिससे कि आपको ये चीज़ें अच्छे से याद हो सके। तो BAMH1 साइट से अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, राइट। इनएक्टिव इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी इसको आप बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, while isolating DNA from the bacteria, which of the following enzyme is not used? राइट, डीएनए को आइसोलेट करने के लिए बैक्टीरिया से कौन सा एंजाइम यूज नहीं किया जाएगा? तो पहला है राइबोन्यूक्लियेज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज विल नॉट बी यूज्ड, ठीक है। बाकी सब यूज किए जा सकते हैं, राइबोन्यूक्लियेज, लाइसोजाइम, प्रोटीएज, लेकिन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये डीएनए को डिग्रेड कर देता है,
ठीक है, आपको तो डीएनए ही आइसोलेट करना है। अगर आप इस एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे, इट कैन डिग्रेड द डीएनए बट वी हैव टू आइसोलेट द डीएनए। राइबोन्यूक्लियेज का आप इस्तेमाल करते हैं आरएनए के डिग्रेडेशन के लिए, क्योंकि आरएनए वहाँ से हटाना जरूरी है, तभी आपको डीएनए मिलेगा। लाइसोजाइम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल को रिमूव करने के लिए। प्रोटीएज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटीन या हिस्टोन्स को रिमूव करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए। देन आफ्टर दैट यू विल गेट द प्योर एक्सट्रैक्टेड डीएनए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, vectors used to deliver genes of our interest into organisms must not have। जो वेक्टर्स है जो कि डिलीवर करता है जीन को ऑफ आवर इंटरेस्ट इन ऑर्गेनिज्म मस्ट नॉट हैव, उसके पास क्या नहीं होना चाहिए, ये आपको बताना है। पहला, रेस्ट्रिक्शन साइट्स ऑफ मैनी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बिल्कुल सही। क्या नहीं होना चाहिए आपको ये बताना है, तो ये तो होना चाहिए। दूसरा, मैनी रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये थोड़ा गलत हो जाता है। अगर आप मैनी रेस्ट्रिक्शन साइट का इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी सारे फ्रेगमेंट्स डीएनए के ब्रेक हो जाएंगे, तो उसमें वो प्रोसेस कैन बी वेरी क्यूबरसम, राइट, एंड यू कैन नॉट ईजिली आइसोलेट द डीएनए फ्रेगमेंट। तो ये होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ये बताना है। तो सेकंड स्टेटमेंट आप रखिए। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, जीन्स ऑफ पैथोजेनेसिटी लाइक टीडीएनए, ये भी ठीक है। ओरिजिन ऑफ, ये नहीं। थर्ड, जीन ऑफ पैथोजेनेट जेनिसिटी शुडंट बी देयर, राइट, तो ये भी आप लिखिए इसमें। ये सेकंड एंड थर्ड तो हो गई। फोर्थ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। फिफ्थ, सेलेक्टेबल मार्कर जीन भी होते हैं। तो क्या नहीं चाहिए, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बैक्टीरियल कॉलोनीज दैट हैव ए फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड विल अपीयर वाइट बिकॉज। देखिए बैक्टीरियल कॉलोनीज जो है, ठीक है, उसमें जब फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट को इंसर्ट कर दिया जाता है, यानी कि वो रिकॉम्बिनेंट बन जाता है, तो किस टाइप की कॉलोनी बनेगी। देखिए अगर आपने फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया बैक्टीरियल डीएनए में, जो कि लैक्जेड जीन है, उसकी साइड पे आपने इंट्रोड्यूस किया, लैक्जेड जीन जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, उससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज फॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज फॉर्मेशन नहीं हुआ, इज दैट क्लियर, ठीक है, तो देयर विल बी नो रिएक्शन, इट मीन्स वाइट कलर का जो कॉलोनीज है वो प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। लैक्जेड जीन्स शो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, जिसकी वजह से वाइट कॉलोनीज प्रोड्यूस होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिपोर्टेड वाज, पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था उसको वो रिपोर्टेड हुआ, वो कौन सा था। हाइंड सेकंड वाज फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से इसको निकाला गया, आइसोलेट किया गया, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अकॉर्डिंग टू EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन विच इज ऑल्सो गिवन इन NCERT बुक। आपने अगर ये NCERT से अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स thereof and molecular analogues for products and services is known as biotechnology. This is the definition of biotechnology which is given in your NCERT book. If you will read carefully NCERT book, you will get the idea and you will correct this question, right? तो क्वेश्चन नंबर 14 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, Pseudomonas putida was genetically modified for, Pseudomonas putida को आप सुपर बग भी बोलते हैं, और ये पेट्रोलियम या डीजल जो ऑयल स्पिल है, ऑयल पॉल्यूशन जो होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है। इट वाज डेवलप्ड बाय एन इंडियन साइंटिस्ट, एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती। उन्होंने ये बनाया था पुटिडा, Pseudomonas putida, सुपर बग भी इसको आप बोलते हैं। तो ऑयल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो पहला देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट, यूजिंग ए वेक्टर नेमेटोड स्पेसिफिक जीन आर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट। प्लांट के लिए जो जनरली वेक्टर से इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम। तो ए में एग्रोबैक्टीरियम फिल कीजिए। सेकंड ऑप्शन में देखिए, RNA interference take place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense। बी में आपको सेलुलर डिफेंस फिल करना है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द जीन राइट
C&D कंट्रोल कॉटन बॉलवॉर्म। कॉटन बॉलवॉर्म को जो जीन कंट्रोल करते हैं वो है क्राई-सेकेंड AB एंड क्राई-फर्स्ट AB। तो यहाँ पे C&D में क्राई-सेकेंड AB एंड क्राई-फर्स्ट AC आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका फोर्थ स्टेटमेंट है हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन बीटी कॉर्न टू प्रोटेक्ट द सेम फ्रॉम कॉर्न बोरर। क्राई-फर्स्ट AB, क्राई-फर्स्ट AC and second AB used for cotton bollworm and क्राई-फर्स्ट AB used for corn borer, BT cotton, Bacillus thuringiensis, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स फिल करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। आपको बताना है कि इनमें से कौन से ट्रू है। तो पहला देखिए, पहला स्टेटमेंट देखिए, बायो वॉर इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स अगेंस्ट ह्यूमन और द क्रॉप्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो देखिए बायो वॉर में का जो इस्तेमाल किया जाता है वो ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट किया जाता है या फिर उनकी क्रॉप्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके एनिमल्स को भी बर्बाद करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओवरऑल ह्यूमन बीइंग के लॉस के लिए आप कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट का इस्तेमाल करके एज ए बायो वॉर इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ह्यूमन बीइंग को लॉस हो, राइट। एजेंट ऑरेंज, राइट, 3,4-D एंड 2,4,5-T ये ऑक्सिन हार्मोन है। ये यूएस ने वियतनाम वॉर में यूएसए ने इस्तेमाल किया था वहाँ के प्लांट्स को स्पॉइल करने के लिए, वहाँ की क्रॉप्स को बर्बाद करने के लिए। तो ये बायो वॉर का एक बेस्ट एग्जांपल है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, बायोपायरेसी इज द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज फॉर कमर्शियल बेनिफिट। ये भी बिल्कुल सही है। बायोपायरेसी का मतलब क्या है, एक अनऑथराइज्ड यूज, बिना कंट्री के परमिशन के, बिना लीगल परमिशन के अगर कोई भी आप बायो रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं, राइट, इलीगली, दैट यू कॉल्ड बायोपायरेसी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, आपको सही स्टेटमेंट बताना है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, बायो पेटेंट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज ऑफ अदर नेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। ये तो बायोपायरेसी का ही एक एग्जांपल हो स्टेटमेंट है, लेकिन बायो पेटेंट यहाँ पे दिया है। बायो पेटेंट बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। बायो पेटेंट मतलब दिस इज द राइट विच इज गिवन टू इन्वेंटर, राइट, बायो पेटेंट, बट यहाँ पे बायो पेटेंट के बारे में बिल्कुल गलत लिखा है। तो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज इज नॉन एज बायोपायरेसी, राइट। ये चीज़ दोबारा से रिपीट हो गई, बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी बिना किसी कंट्री के ऑथराइजेशन के, बिना किसी कंट्री की परमिशन के कोई भी बायो रिसोर्स इस्तेमाल करती है, राइट। तो ये है बायोपायरेसी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन of plasmid vector which get inactivated due to insertion of alien DNA helps in the selection of recombinant। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो कि आप प्लाज्मिड में इस्तेमाल करते हैं, राइट, इज दैट क्लियर। तो फॉर गेटिंग द इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए, तो ये जनरली प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है फॉर सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। विच वन इज, क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए इनकरेक्ट है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा होगा, यू हैव टू डिसाइड दिस। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, वेल्स ऑफ फॉर डीएनए सैंपल लोडिंग आर मेड एट एनोड, ठीक। देखिए वेल्स जो क्रिएट किए जाते हैं वो अपोजिट टू एनोड क्रिएट किए जाते हैं, एनोड्स की तरफ नहीं किए जाते हैं, तो ये गलत हो गया। आपको इनकरेक्ट ही बताना, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, लार्जेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए लाई फार अवे फ्रॉम कैथोड। कैथोड का तो इस्तेमाल ही नहीं होता है, एनोड का इस्तेमाल होता है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए लाई नियर टू एनोड, ये बिल्कुल सही है। स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट जो होते हैं एनोड की तरफ, अगर आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा है तो एनोड की तरफ स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड रॉन्ग स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर, यानी कि बोथ 1 और 2 इनकरेक्ट ही बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ह्यूमन प्रोटीन्स अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन synthesized by genetic engineering is used to treat। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन
जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से सिंथेसाइज किया जाता है, वो किसको क्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो यहाँ पे पहला है फिनाइलकीटोनुरिया, दूसरा है सिस्टिक फाइब्रोसिस, तीसरा है एम्फाइसीमा, चौथा है एडेनोसिन डिमिनिश डिफिशियंसी। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है दैट इज यूज्ड टू क्योर द एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा को क्योर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। रोसी ए ट्रांसजेनिक काउ, रोसी एक ट्रांसजेनिक काउ है, इज नोन टू प्रोड्यूस ए टाइप ऑफ मिल्क, बिल्कुल सही, विच हैज ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। रोसी एक ट्रांसजेनिक काउ है जो कि मिल्क प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, इसके सारे करेक्टर है, एक को छोड़ के आपको ये बताना है कौन सा करेक्टर रोसी काउ का नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है प्रोटीन कंटेंट ऑफ 2.4 ग्राम पर लीटर, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है हैज ह्यूमन अल्फा लैक्टे एल्बुमिन, ये भी सही है। तीसरा है मोर बैलेंस्ड डाइट देन नॉर्मल काउ मिल्क फॉर बेबीज, बिल्कुल सही, राइट। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो लास्ट स्टेटमेंट है यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा, नहीं जी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इस्तेमाल किया जाता है एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए, आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ इनकरेक्ट है, वही आपका आंसर आएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 में फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। एट प्रेजेंट अबाउट यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि 1 और 2 को मैच करना है। रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स एंड हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज द वर्ल्ड ओवर, इन इंडिया ऑफ दीज प्रेजेंट बीइंग मार्केटेड। देखिए वर्ल्ड वाइड 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक ड्रग्स हैं, इंडिया में सिर्फ 12 एग्जिस्ट करती हैं। तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट, 30 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। द वेक्टर यूज्ड फॉर डिलीवरी ऑफ ए डीए एडेनोसिन डिमिनिश है ना क्लोनिंग डीएनए इनटू सेल्स ऑफ पेशेंट रिसीविंग जीन थेरेपी इज राइट रिट्रोवायरस। भाई आप यहाँ पे एक एडेनोसिन डिमिनिश डिफिशियंसी डिसऑर्डर होता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है, उसको क्योर करने के लिए आप जो वेक्टर इस्तेमाल करते हैं एडेनोसिन डिमिनिश वाले जीन्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो उस वेक्टर को आप रिट्रोवायरस कहेंगे, क्योंकि एनिमल सेल है, एनिमल सेल में एग्रोबैक्टीरियम नहीं डाला जाता है, मेनली रिट्रोवायरस का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का फोर्थ विल बी राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज आर नॉट पॉसिबल। इन टेक्निक्स में से कौन सी टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि अर्ली डायग्नोसिस जिसके केस में पॉसिबल नहीं है? तो पहली है एलाइजा, ठीक है, एलाइजा में अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल है। दूसरी है यूरिन एनालिसिस में अर्ली डायग्नोसिस नॉट पॉसिबल। सी पीसीआर में अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल है। डी सीरम एनालिसिस में भी अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है। ई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल है। तो किस में नहीं है? यूरिन एनालिसिस एंड सीरम एनालिसिस में यू कैन नॉट डायग्नोज ए डिजीज वेरी अर्ली। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 25 का बी एंड डी यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। जीन थेरेपी इज यूज्ड फॉर, जीन थेरेपी किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? SCID यानी कि सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर के लिए जीन थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। एडेनोसिन डिमिनिश डिफिशियंसी भी आप उसको बोलते हैं, इससे इम्यूनिटी डिफिशिएंट हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द ऑप्शन विच हैव ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट्स ओनली। आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन चारों स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। चूज द ऑप्शन विच हैव ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट ओनली, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए। RNA इंटरफेरेंस इज यूज्ड टू प्रिवेंट इन्फेस्टेशन ऑफ पेस्ट इन प्लांट, बिल्कुल सही। नेमेटोड, एक नेमेटोड था मेलोडोगाइन इनकॉग्निटिया, राइट, इट वाज द पैरासाइट ऑफ टोबैको, राइट, उसको क्योर करने के लिए, राइट, जो कि एक पेस्ट है, उसके इन्फेस्टेशन को रोकने के लिए RNA इंटरफेरेंस का इस्तेमाल किया गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। बी स्टेटमेंट, RNA इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में टेक प्लेस करता है। सी RNA इंटरफेरेंस इज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस है मेनली, प्राइमरीली दिस इज द मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, ये भी सही है। तो पहले 3 स्टेटमेंट सही है। डी स्टेटमेंट देखिए। RNA interference involve the silencing of specific mRNA by preventing its formation from the corresponding gene, बिल्कुल गलत,
बिल्कुल गलत। यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस को रोकने के लिए एमआरएनए को ब्रेक इट डाउन किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, ना कि उसकी फॉर्मेशन को रोका जाता है। आरएनए तो बनता है, एमआरएनए बनता है, लेकिन वो ब्रेक डाउन किया जाता है आरएनए इंटरफेरेंस में, उसकी फॉर्मेशन को नहीं रोका जाता। तो ये स्टेटमेंट, डी स्टेटमेंट गलत हो गया। ए बी सी ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ए बी सी आर करेक्ट, जबकि डी इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्राई सेकंड एबी एंड क्राई फर्स्ट एबी प्रोड्यूस टॉक्सिन दैट कंट्रोल कॉटन बॉलवॉर्म एंड कॉर्न बोरर रेस्पेक्टिवली। मैंने आपको बताया था क्राई सेकंड एबी एंड क्राई फर्स्ट एसी यूज फॉर कॉटन बॉलवॉर्म एंड क्राई फर्स्ट एबी यूज फॉर कॉर्न बोरर, राइट, इन से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ माइक्रोब्स एंड देयर इंपोर्टेंस। आपको फॉलोइंग लिस्ट ऑफ माइक्रोब्स को मैच करना है, राइट। पहला है सैक्रोमाइसिस सर्विसी। सैक्रोमाइसिस सर्विसी को मैच कीजिए, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए इस ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विसी। दूसरा मोनस्कस पुरपुरियस। मोनस्कस पुरपुरियस को आप मैच कीजिए, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है जिसका नाम है स्टेटिन, उसको बनाने के लिए मोनस्कस पुरपुरियस का इस्तेमाल किया जाता है। तो बी को फोर्थ से मैच कीजिए। सी ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है, राइट। इससे आप एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट बना सकते हैं इसकी हेल्प से, जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यू कैन यूज इट। तो यहाँ पे सी को आप फर्स्ट से मैच कीजिए। डी प्रोपियोनिबैक्टीरियम सेरेमनी, दिस इज द यूज फॉर द राइपनिंग ऑफ स्विस चीज। स्विस चीज को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यू कैन मैच इट एंड यू कैन करेक्ट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच इसमें सेलेक्ट करना है। पहला है सिट्रिक एसिड एस्परगिलस फ्लेवस, यही इनकरेक्ट हो गया। सिट्रिक एसिड निकाला जाता है एस्परगिलस नाइगर बैक्टीरिया से, एस्परगिलस नाइगर फंजाई से सिट्रिक एसिड बनाया जाता है। तो ये इनकरेक्ट हो गया, बाकी सब करेक्ट होंगे। क्लोड बूस्टर स्ट्रेप्टोकोकस से बनाया जाता है। क्लोड बूस्टर जिसको आप स्ट्रेप्टोकाइनेज कहते हैं, दैट इज प्रोड्यूस बाय दी स्ट्रेप्टोकोकस। साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, बिल्कुल सही। सिर्फ फर्स्ट इनकरेक्ट है तो फर्स्ट ही आंसर आएगा, बाकी हम स्टेटमेंट पढ़ ही रहे हैं। फोर्थ ब्यूट्रिक एसिड कोल्स्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड दैट विल बी द आंसर इन क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एनेबिना एंड एजोस्पाइरिलम आर। एनेबिना और एजोस्पाइरिलम क्या है ये आपको बताना है। देखिए एनोबिना एंड एजोस्पाइरिलम बोथ आर बायोफर्टिलाइजर। तो पहला स्टेटमेंट सही होगा, बाकी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि रॉन्ग है। पढ़ना आपको जरूरी है, आपको आइडिया लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर, बायोफर्टिलाइजर्स विच आर यूज्ड बाय फार्मर्स रेगुलरली इन देयर फील्ड्स टू रिप्लेनिश सॉइल न्यूट्रिएंट्स। ठीक, बिल्कुल सही। सॉइल न्यूट्रिएंट्स को इंप्रूव करने के लिए इनको एज ए बायोफर्टिलाइजर्स खेतों में फार्मर्स जो है इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एग्जांपल ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एग्जांपल है बायोफर्टिलाइजर्स का। तो पहला राइजोबियम एंड एफिड्स। राइजोबियम इज बायोफर्टिलाइजर बट एफिड्स इज नॉट बायोफर्टिलाइजर, तो ये गलत हो गया। सेकंड राइजोबियम एंड एनेबिना, बिल्कुल सही, ये दोनों बिल्कुल सही है, ये बायोफर्टिलाइजर से दोनों के दोनों। तो यही आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 32 में, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, वैम जो कि माइक्रोराइजा का एग्जांपल है, बैक्यूलोवायरस, राइट, ये दोनों नहीं है। एजोटोबैक्टर एंड लेडी बर्ड बीटल, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे जो बायोफर्टिलाइजर है वो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 32। 33 पे आइए, लेडी बर्ड इज यूज टू गेट रीड ऑफ एफिड्स। लेडी बर्ड्स का जो इस्तेमाल किया जाता है इंसेक्ट है, एफिड्स को रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बायोपेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ऐसे आप इनको कह सकते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट है ये। तो क्वेश्चन नंबर 33 में फर्स्ट ऑप्शन में भी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बायोलॉजिकल मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ पेस्ट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रेडेशन। देखिए बायोलॉजिकल मेथड, सबसे बेस्ट जो मेथड है किसी भी इंसेक्ट्स को या पेस्ट को रिमूव करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कम बढ़ाने के लिए, उनके डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए, द बेस्ट मेथड इज बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स। यानी कि इसमें प्रे एंड प्रेडेटर रिलेशनशिप का इस्तेमाल करते हैं आप, तो नेचुरल प्रेडेशन का इस्तेमाल कीजिए और आप जो है किसी हार्मफुल इंसेक्ट और पेस्ट को उनके प्रेडेटर्स के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेचुरल प्रेडेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 पे आइए, द फिगर डेपिक्ट। ये जो फिगर डायग्राम दिया है, इस डायग्राम को आप देखिएगा, दिस इज द फिगर, दिस इज द फिगर विच इज गिवन here, right, and this is the figure of what बायोगैस प्लांट, एनसीईआरटी में दिया है, राइट, चैप्टर नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर
35 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन इज, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो कि बायोगैस के प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, दैट यू कॉल्ड मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस जो है मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज द इनफ्लेमेबल गैस एंड दैट गैस कैन यूज एज फ्यूल बाय यू, राइट। तो यहाँ पे मिथेनोजेंस आएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए, चूज करेक्टली मैच्ड कॉलम। आपको करेक्टली मैच्ड कॉलम को चूज करना है क्वेश्चन नंबर 37 में। तो पहला है स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज को आपको मैच करना है। देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेज के कॉलम में यहाँ पे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट दिया है, बिल्कुल गलत। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बूस्टर होता है, ना कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, तो ये गलत हो गया। बी देखिए, साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए बनाया जाता है, फंजाई का एक प्रोडक्ट है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम का, ना कि बैक्टीरिया का है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड, स्टेटिन क्लॉट बस्टर है, स्टेटिन इज नॉट क्लॉट बस्टर, स्टेटिन जो है वो इम्यूनोसप्रेसिव, राइट, हाँ, दैट इज द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवलिंग एजेंट, नॉट इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ देखिए, मोनस्कस प्यूरियस इज ईस्ट, ये बिल्कुल सही है, जो कि स्टेटिन बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे इन मैचिंग में क्वेश्चन नंबर 37 का फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन विदाउट डिस्टिलेशन। इनमें से कौन सा एल्कोहलिक ड्रिंक बिना डिस्टिलेशन के आइसोलेट किया जाता है? तो पहला है वाइन, दूसरा है बियर, तीसरा है ब्रांडी। तो वाइन एंड बियर को विदाउट डिस्टिलेशन बनाया जाता है, ठीक है, बाकी ब्रांडी को बनाया जाता है डिस्टिलेशन करके। क्यों? क्योंकि ब्रांडी का अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा है। अगर किसी भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट का अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा होता है तो डिस्टिलेशन कंपलसरी है, जबकि वाइन और बियर में अल्कोहलिक कंटेंट कम होते हैं, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ डिस्टिलेशन, बिकॉज 13% अल्कोहल तक चलता है बिना डिस्टिलेशन के। इफ अल्कोहल कंटेंट मोर देन दैट, देन नीड ऑफ व्हाट, तो उस केस में ज़रूरत पड़ती है डिस्टिलेशन की। ब्रांडी में 70% तक अल्कोहल कंटेंट होता है, 70% तक, तो इसलिए उसका डिस्टिलेशन चाहिए। तो यहाँ पे फोर्थ आएगा बोथ 1 and 2, वाइन एंड बियर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 38 का फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, द बॉटल जूसेस आर क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस एंजाइम का इस्तेमाल करके बोतल जूस को क्लियर किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज फॉर स्विस चीज। इसमें से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्विस चीज को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो स्विस चीज को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमनी, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज नॉट रिलेटेड टू न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे 4 टाइप के बॉन्ड्स दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा बॉन्ड न्यूक्लिक एसिड के लिए रिलेटेड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड न्यूक्लिक एसिड भी होता है, डीएनए में होता है, राइट। ग्लाइकोसिडिक भी बॉन्ड भी होता है। पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन प्रोटीन, नॉट इन न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे दैट इज नॉट रिलेटेड टू द न्यूक्लिक एसिड, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41 विल बी थर्ड ऑप्शन, राइट। फोर्थ, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये बिल्कुल सही है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 41 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, यहाँ पे आप मैच कीजिए फर्स्ट क्रोमोसोम 2968 जीन्स, ठीक है। फर्स्ट क्रोमोसोम सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम माना जाता है और उसमें सबसे ज़्यादा जीन्स है, 2968 जीन। SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है, एंड दैट इज 1.4 मिलियन लोकेशंस इन डीएनए। तो बी को 1 से मैच कीजिए, ए को आपने 2 से मैच किया। सी, डिस्ट्रोफिन जीन इज दी लार्जेस्ट जीन, 2.4 मिलियन बेस पेयर होते हैं, तो सी को आप 4 से मैच कीजिए। डी, TDF जीन, टेस्टिकुलर डिटरमाइनिंग फैक्टर जीन, दैट इज प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, एंड यहाँ पे 14 बेस पेयर होते हैं, तो डी को आप 3rd से मैच कीजिए। तो मैचिंग करने के बाद जो आपका करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 42 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज इन क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया इन बायोलॉजी कॉल्ड एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी एक न्यू ब्रांच डेवलप हुई जिसको आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। इस ब्रांच में आप ये सीखते हैं कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बायोलॉजी को अपने डेटाबेस में स्टोर किया जाए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो क्वेश्चन नंबर 43 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 पे आइए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस प्रिंसिपल के बेस पे है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 30, नहीं ऑप्शन नंबर 3,
44 का ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। पॉलीमॉर्फिज्म इन नॉन कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस की पॉलीमॉर्फिज्म, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैंने पढ़ाया है आपको, राइट? आप लेक्चर देख सकते हैं। अगर आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल समझ नहीं आ रहा है देन यू विल गेट द आंसर। तो पॉलीमॉर्फिज्म इन नॉन कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस पे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड बाय, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने इन्वेंट किया आपको ये बताना है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड बाय एलेक्स जेफरी, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एलेक्स जेफरी एंड ही इन्वेंटेड दी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 45 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, सो लिसन केयरफुली। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, सेलेक्ट द टू करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द 4 A to D गिवन बिलो अबाउट द लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। पहला स्टेटमेंट है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बाइंड विद रिप्रेशर एंड इनएक्टिवेटेड। देखिए, ना तो ग्लूकोज बाइंड होता है ना ही गैलेक्टोज बाइंड होता है, ओनली लैक्टोज बाइंड होता है रिप्रेशर के साथ इन लैकोपेरॉन। अगर आपने लैकोपेरॉन अच्छे से पढ़ा होगा तो यू विल गेट दी आइडिया। क्वेश्चन नंबर इसका स्टेटमेंट बी देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेशर बाइंड्स विद ऑपरेटर रीजन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। सी स्टेटमेंट, द जेड जीन कोड्स फॉर परमेज, बिल्कुल गलत है। लैक्जेट जीन जो होता है एक्सप्रेस इनटू द बीटा गैलेक्टोसाइडेज नॉट फॉर द परमेज, राइट। इसके बाद सी गलत हो गया। डी, दिस वाज एलुसिडेटेड बाय फ्रांसिस जैकोब एंड जैक्यू मोनोड। तो यहाँ पे बी और डी स्टेटमेंट सही है, बाकी स्टेटमेंट गलत है। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं, तो बी एंड डी आर करेक्ट स्टेटमेंट इन क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 47 पे आइए, लैक ऑपेरॉन इज टर्न ऑन व्हेन एलोलैक्टोज बाइंड्स टू, ठीक है। देखिए, लैक ऑपेरॉन जो है वो टर्न ऑन हो जाता है जब एलोलैक्टेज रिप्रेशर प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। ये एग्जैक्टली एलोलैक्टोज होता है जो कि रिप्रेशर प्रोटीन से बाइंड करता है, राइट। और रिप्रेशर प्रोटीन से बाइंड करने के बाद फिर एमआरएनए का एक्सप्रेशन कंटिन्यू होता है, जीन एक्सप्रेशन होता है, एंजाइम्स बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 पे आइए, इन लैक ऑपेरॉन वाई जीन कोड एन एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखिए, वाई जीन जो है वो परमेज एंजाइम निकालता है एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ सेल टू लैक्टोज। सेल्स की लैक्टोज के लिए परमेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है ये लैक ऑपेरॉन का जो वाई जीन होता है। इट इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ सेल टू इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ लैक्टोज। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, सेवरल प्रोटीन्स में बी प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम फ्रॉम ए सिंगल एमआरएनए इन प्रोकैरियोट्स बाय, ठीक है। काफ़ी सारे प्रोटीन्स जो है एक ही बार में सिंगल एमआरएनए से प्रोड्यूस हो सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यू कैन रीड दिस स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द एक्शन ऑफ सेवरल राइबोसोम्स स्ट्रिंग कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम की वजह से पॉसिबल है। देखिए, काफ़ी सारे राइबोसोम एमआरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं, इसीलिए एमआरएनए से काफ़ी सारे जो है प्रोटीन एक साथ बन सकते हैं। सेवरल प्रोटीन्स कैन प्रोड्यूस एंड दिस पॉलीराइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। क्वेश्चन नंबर 49 का फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए सही स्टेटमेंट होगा। बाकी स्टेटमेंट आप पढ़ के देखिएगा, गलत स्टेटमेंट है। तो 49 में फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, इफ ए सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए इज दिस, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। आपको ये बताना है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया है, 50 में आपको ये सीक्वेंस दी है एमआरएनए की, AUG UUU UUC, राइट, UUU UUC UUU एंड UUC। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए। तो यहाँ पे कौन से अमीनो एसिड में एक्सप्रेस होगा। देखिए, AUG एक्सप्रेस होता है मिथिनाइन में। एनसीईआरटी का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान सा आंसर होगा। ये फिनाइल एलेनिन के लिए होता है, UUC भी फिनाइल एलेनिन के लिए होता है, ये भी फिनाइल एलेनिन के लिए होता है, ये भी फिनाइल एलेनिन के लिए होता है, ये भी फिनाइल एलेनिन के लिए होता है, दिस इज ऑल्सो फिनाइल एलेनिन। तो इट विल बी द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम दिस एमआरएनए सीक्वेंस।
ये अमीनो एसिड की सीक्वेंस है, ये एमआरएनए की सीक्वेंस है। यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। यू कैन सी एंड यू कैन करेक्ट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, व्हिच नाइट्रोजन बेसिस इज नॉट फाउंड इन नॉनसेंस कोडोन। कौन सा नाइट्रोजन बेस नॉनसेंस कोडोन यानी कि स्टॉप कोडोन भी आपको इसको बोलते हैं, वो नहीं पाया जाता है। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एज आई ऑलरेडी डिस्कस इन माय लेक्चर कि नॉनसेंस कोडोन यानी कि स्टॉप कोडोन जो है वो 3 स्टॉप कोडोन्स होते हैं। यू ए उल्लू आ, यू ए जी उल्लू आ गया, यू ए जी यू जी ए यू उल्लू गया। ये तीनों स्टॉप कोडोन है, तीनों नॉनसेंस कोडोन है, इनको नॉनसेंस कोडोन भी कहा जाता है। तो आप देखिए नॉनसेंस कोडोन में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं है। तो यू विल सी ए यू है, ए है, जी है, लेकिन सी नहीं है, यानी कि साइटोसिन जो एक नाइट्रोजन बेस है विच इज एब्सेंट इन दिस नॉनसेंस कोडोन। तो क्वेश्चन नंबर 51 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन 52 ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड फॉर मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स का जो सिंबल होता है, ये क्वेश्चन, ये कौन सा 50 क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 51 था। 52 क्वेश्चन क्या है, इसने बोला है कि रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग को कौन सा सिंबल शो करता है। ये पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो दिस इज द सिंबल एंड दिस सिंबल शो द मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। ये पेडिग्री एनालिसिस का है एंड यहाँ पे ये जो सिंबल है एनालिसिस का, ये जो सिंबल है ये शो करता है मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स को। तो यहाँ पे आप ये सिंबल देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में, थर्ड विल बी राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है HNRNA इज सब्जेक्टेड टू प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग वेयर द एक्सॉन्स आर रिमूव्ड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट, इन सारे स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है कि HNRNA इज सब्जेक्टेड टू ए प्रोसेस, ये प्रोसेस तो बिल्कुल नहीं है भाई, प्रोसेस नहीं है ये। HNRNA इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस आफ्टर द स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कि एक्सॉन्स जो नॉन एक्सप्रेसिव DNA होते हैं, सॉरी न्यूक्लियोटाइड चेन होती है, वो रिमूव हो जाता है। नॉन एक्सप्रेसिव जो जीन है वो रिमूव हो जाता है, राइट। तो उसके बाद HNRNA बनता है। सो दिस इज नॉट ए प्रोसेस। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड इज एडेड टू 3 एंड ऑफ HNRNA। कैपिंग में अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जिसको मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं वो ऐड होता है 5 एंड पे, ना कि 3 एंड पे। तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ DNA वर्ल्ड। बिल्कुल गलत। स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंस ऑफ RNA वर्ल्ड को, ना कि DNA वर्ल्ड को। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट, इन टेलिंग एडिनाइलेटेड रेजिड्यूज आर एडेड इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर टू 3 एंड, बिल्कुल सही है। टेलिंग प्रोसेस में 3 एंड पे जो रेजिड्यूज है एडिनाइलेट के, यानी कि एडिनाइलिक एसिड्स, यानी कि एडिनाइलेट की एक चेन जो है वो बाइंड होती है थर्ड एंड पे, ये बिल्कुल सही है। इस प्रोसेस को आप टेलिंग कहते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स अच्छे से पढ़ा है सो विल गेट द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 53 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 पे आइए। 54 में ये डायग्राम दिया है आपको जो कि शो करता है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स को। इस डायग्राम में आपको क्या बताना है, द फिगर बिलो शो 3 स्टेप्स A, B, C of processing of RNA in eukaryotes. Select the option giving correct identification together with what is represent। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही लेबलिंग बतानी है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़िए, ए बी रिप्रेजेंट फॉर्मेशन ऑफ पॉली ए टेल। देखिए ए रिप्रेजेंट करता है इंट्रॉन्स को, ठीक है, और जो बी रिप्रेजेंट करता है वो कैपिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, ए रिप्रेजेंट स्प्लाइसिंग, बिल्कुल गलत। इंट्रॉन्स को मैंने बताया आपको, ऑफ एमआरएनए बिल्कुल गलत हो गया, यहीं पे इसको रोक दीजिए, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, सी रिप्रेजेंट फुल्ली प्रोसेस्ड एमआरएनए, बिल्कुल सही। विच इंक्लूड कैप एट 5 एंड, बिल्कुल सही। एंड पॉली ए टेल एट 3 एंड फंक्शनल पार्ट एक्सॉन, बिल्कुल सही। सी जो है यहाँ पे, ये जो डायग्राम आपको दिया है इसमें सी बिल्कुल सही है और यहाँ पे सी सही है, यानी कि ये एक फुल्ली मेच्योर एमआरएनए है, राइट।
इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जिसमें कि एक्सॉन्स होते हैं, 5 एंड पे कैपिंग होती है, 3 एंड पे टेलिंग होती है, ठीक है। बाकी फोर्थ बी रिप्रेजेंट रिमूवल ऑफ एक्सॉन बिल्कुल गलत है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, डायग्राम अगर आपने अच्छे से देखा होगा ये आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 पे आइए, द मोस्ट स्टेबल आरएनए इन ए सेल। तो सबसे स्टेबल जो आरएनए है सेल में वो आरएनए होता है। राइबोसोमल आरएनए को सबसे स्टेबल आरएनए माना जाता है बिकॉज दिस इज द कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम एंड दिस इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, सो दिस इज द मोर स्टेबल आरएनए, मोर स्टेबल आरएनए। तो क्वेश्चन नंबर 55 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैटेलाइजेज प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए। इसमें से कौन सा एंजाइम ऐसा है आरएनए पॉलीमरेज जो कि कैटेलाइज करता है आरएनए के प्रीकर्सर को? तो आरएनए पॉलीमरेज 2 कैटेलाइज करता है आरएनए के प्रीकर्सर को। तो क्वेश्चन नंबर 56 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं है जेनेटिक मटेरियल का, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर आएगा, पहला स्टेटमेंट पढ़िए, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल। बिल्कुल सही, जेनेटिक मटेरियल केमिकली और स्ट्रक्चरली दोनों ही स्टेबल होता है, दोनों तरीके से, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड ऑप्शन पढ़िए, इट प्रोवाइड्स स्कोप फॉर स्लो चेंजेस म्यूटेशन। ये भी सही है, स्लो चेंजेस म्यूटेशन को शो करता है ये, दिस इज राइट। क्वेश्चन नंबर 57 का थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इट शुड बी एबल टू जनरेट इस रेप्लिका, ये भी सही है, ये इसका रेप्लिका बनाने में भी हेल्प करता है, दिस इज राइट। क्वेश्चन नंबर 57 का फोर्थ ऑप्शन देखिए, इट शुडंट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। बिल्कुल गलत, इट शुड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। तो 57 का फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, बाकी सारे ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 पे आइए, इन हर्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट डीएनए ऑफ T2 फेज वाज मेड रेडियोएक्टिव बाय यूजिंग। हर्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट में डीएनए ऑफ T2 यानी कि T2 यानी कि बैक्टीरियोफेज, इसमें रेडियोएक्टिव एलिमेंट कौन सा आप इस्तेमाल करते हैं? फॉस्फोरस 32, P32। हर्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट देखिएगा, फॉस्फोरस, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस इज यूज्ड टू मेक रेडियोएक्टिव डीएनए एंड रेडियोएक्टिव सल्फर इज यूज्ड टू मेक रेडियोएक्टिव प्रोटीन। तो रेडियोएक्टिव डीएनए बनाने के लिए आप रेडियोएक्टिव सल्फर का, फॉस्फेट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डीएनए में फॉस्फेट होता है, सल्फर नहीं होता है, प्रोटीन में फॉस्फेट नहीं होता है, सल्फर होता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 पे आइए, विच लूप ऑफ टीआरएनए इज आल्सो नोन एज अमीनो एसाइल सिंथेटाइज रिकॉग्निशन लूप। देखिए डीएचयू लूप को अमीनो एसाइल सिंथेटाइज रिकॉग्निशन लूप कहा जाता है। ट्रांसलेशन प्रोसेस आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा, टीआरएनए का स्ट्रक्चर अगर आपने अच्छे से देखा होगा, तो ये आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। डाईहाइड्रोयूरिडीन आपको इसको बोलते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 59 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें से कौन डीएनए रेप्लिकेशन को करेक्टली रिप्रेजेंट करता है? तो देखिए ये जो डायग्राम दिया है, इसमें देखिए जो करेक्टली रिप्रेजेंटेशन होगा वो फर्स्ट विल बी राइट आंसर। ये रेप्लिकेशन 4 का डायग्राम दिया है, रेप्लिकेशन 4 के डायग्राम से इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को आप मैच करिएगा एंड यू विल गेट द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 59 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 60 में फर्स्ट विल बी राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, विच इज मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम इन ई कोलाई। ई कोलाई का कौन सा मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है? तो ई कोलाई का जो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 इज द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम ऑफ द ई कोलाई। तो क्वेश्चन नंबर 61 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, वो प्रूव्ड दैट डीएनए इन क्रोमोसोम्स आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। ठीक है, टेलर ने विसिया फैबा बीन्स में ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। इसके अलावा मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, लेकिन वो ई कोलाई में किया था। ठीक है, क्रोमोसोम्स की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स में टेलर आंसर आएगा। क्रोमोसोम्स में आप मिचेल्सन एंड स्टॉल नहीं दे सकते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स में किसने किया था एक्सपेरिमेंट परफॉर्म? टेलर ने, विसिया फैबा बीन्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 पे आइए, इफ ए डीएनए molecule contain 120 adenine 120 cytosine bases, the total number of nucleotides in this DNA fragment is what? तो ये आप कैलकुलेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 को हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 63 देखिए इधर, इसने बोला है कि एक डीएनए में एडेनिन कितने हैं?
120। तो अकॉर्डिंग टू द चारगोफ लॉ और चारगोफ प्रिंसिपल, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, एडेनिन ऑलवेज फॉर्म द डबल बॉन्ड विद थाइमिन, ठीक है। तो अगर एडेनिन 120 है तो थाइमिन भी उसके बराबर होंगे। तो सीधी सी बात है, थाइमिन यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन आपको थाइमिन भी 120 ही लिखना है। इसके बाद, ठीक है, इसने बोला 120 साइटोसिन बेसिस, साइटोसिन बेसिस भी 120 है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है तो आपने थाइमिन बता दिया क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। ये गिवन है तो आप ग्वाइनिन बता दीजिए क्योंकि साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड विद ग्वाइनिन बनाता है। तो जितने साइटोसिन होंगे उतने ही ग्वाइनिन होते हैं, जितने एडेनिन होते हैं उतने ही थाइमिन होते हैं। नाउ यू कैन ऐड दिस, तो यू विल गेट दी 480। तो आप जब इसको ऐड करते हैं तो 480 यानी कि 480 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 63 का फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, आपको मैच करना है। देखिए यहाँ पे साई 174, ये एक तरह का वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस है ये। इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 5386। तो फर्स्ट को आप सी से मैच कीजिए। बी देखिए, लैम्डा बैक्टीरियोफेज में कितने बेस पेयर होते हैं 48502। ये आपको डाटा याद रखना है, इसको एक दो बारी लिख के देखिएगा। इससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में दिया है, मे भी शायद पुरानी वाली एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा, नई वाली में दिया होगा। थर्ड, ई कोलाई को मैच कीजिए, 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर होते हैं ई कोलाई में। फोर्थ, ह्यूमन में 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर होते हैं। तो 64 में मैच करने के बाद जो करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, 65 में इसने पूछा है इफ बेस ऑर्डर इन वन चेन ऑफ डीएनए इज दिस, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड इन डीएनए डुप्लेक्स। इस क्वेश्चन को भी देखिए, इस क्वेश्चन को भी मैं बोर्ड पे ही कराता हूँ, ध्यान दीजिए प्लीज, लिसन केयरफुली अबाउट दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर डीएनए की सीक्वेंस है तो इस डीएनए की सीक्वेंस में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा बिल्कुल ही यूनिक है और इसमें पूछा है हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे। डीएनए की सीक्वेंस दी है लेकिन दोनों सीक्वेंस नहीं दी है, एक ही डीएनए की सीक्वेंस दी है। वही डीएनए की सीक्वेंस देख के आपको ये बताना है कि इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, यू कैन इजिली फाइंड आउट दिस, राइट। सो सी, लिसन केयरफुली दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ, प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑफ डीएनए दी है वो कौन सी सीक्वेंस ऑफ डीएनए दी है, ATCGA, ATCGA। थोड़ा मैंने खुला खुला लिखा है जिससे कि आपको आसानी से समझा सकूं। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स निकालने हैं। तो एडेनिन किसके साथ डबल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड होता है थाइमिन के साथ। तो ये कितने हो गए 2, इनको ऐड करते जाइएगा। थाइमिन डबल बॉन्ड किसके साथ बनाता है, एडेनिन के साथ, कितने बॉन्ड हो गए 2। ऐड करते जाइएगा, पूरे सीक्वेंस के हाइड्रोजन बॉन्ड आपको ऐड करने हैं। साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, ग्वाइनिन के साथ, तो +3 ऐड करते जाइए। ग्वाइनिन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है विद साइटोसिन, ठीक है, तो +3 फिर से ऐड कीजिए। एडेनिन डबल बॉन्ड बनाता है थाइमिन, +2। नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस, 2 + 2 = 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10 + 2 12। तो 12 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल फॉर्म, राइट। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 65 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 12 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 65 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म विद डोमिनेंट ट्रेट आर ऑब्टेन्ड व्हेन दिस आर क्रॉस्ड, ठीक है। तो कितने ऑर्गेनिज्म में डोमिनेंट ट्रेट होगा, ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। तो आपको ये बताना है जहाँ पे एक भी डोमिनेंट एलील आ जाता है, सॉरी जहाँ पे डोमिनेंट एलील आ जाते हैं या जहाँ पे 3 डोमिनेंट एलील आएंगे क्रॉस करने के बाद, राइट, तो वहाँ पे कितने ऑर्गेनिज्म होंगे आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप अगर देखते हैं यहाँ पे इसको 27, टोटल 64 आएंगे, लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर जो आएंगे, फिनोटाइपिक जो डोमिनेंट कैरेक्टर आएंगे वो 64 में से 27 होंगे। देखिएगा, आप इसको करके देखिएगा, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, if a genetic disease is transferred from phenotypically normal but carrier female to only some of the male progeny, the disease is, इसने बोला है कि अगर एक जेनेटिक डिजीज को ट्रांसफर किया जाता है फिनोटिपिकली, ठीक है,
बट कैरियर फीमेल, मतलब ये जो बीमारी है जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर फ्रॉम फिनोटिपिकली नॉर्मल, ठीक है, बट कैरियर फीमेल टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। मतलब ऐसी बीमारी जो कि सिर्फ मेल प्रोजेनी में कैरी होती है, कैरियर फीमेल करती है। तो देखो चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस मदर से सन में कैरी होती है, राइट, इज दैट क्लियर? तो सीधा सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 का फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, द पॉइंट म्यूटेशन ऑफ A to G, C2T, C2G, T2A इन DNA आर। तो इसको भी यहाँ देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए, कराते हैं 68। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, लिसन केयरफुली। प्लीज ध्यान दीजिए। तो 64 आपको अच्छे से करना है। देखिए 64 में क्या दिया है कि द पॉइंट म्यूटेशन ऑफ A to G, A to G पॉइंट म्यूटेशन है। तो A to G क्या है बेटा? दिस इज A प्यूरिन है, G भी प्यूरिन है, और प्यूरिन से प्यूरिन में अगर रिप्लेसमेंट होता है, टाइप ऑफ म्यूटेशन मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये होगा ट्रांजिशन। प्यूरिन से प्यूरिन में ट्रांजिशन। आपको उसी हिसाब से आंसर करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 68 है। इसके बाद C2T, C से T में साइटोसिन थाइमिन, ये पायरिमिडिन से पायरिमिडिन को शो करता है। तो पायरिमिडिन से पायरिमिडिन भी ट्रांजिशन है, प्यूरिन से प्यूरिन भी ट्रांजिशन है, तो ये भी ट्रांजिशन होगा। तो ये आप देखिएगा और उस हिसाब से आप इसको मैच कीजिएगा। इसके बाद क्या है? C2G, C क्या है? पायरिमिडिन है, G क्या है? प्यूरिन है। पायरिमिडिन से प्यूरिन में या प्यूरिन से पायरिमिडिन में अगर कन्वर्ट होता है म्यूटेशन, तो ये भी क्या होगा आपका? पायरिमिडिन से प्यूरिन में ट्रांसवर्जन होगा। क्या होगा? ट्रांसवर्जन। तो ट्रांसवर्जन विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इसके बाद T2A, T थाइमिन इज पायरिमिडिन, A एडेनोसिन इज प्यूरिन। तो पायरिमिडिन से प्यूरिन में क्या होगा? ये ट्रांसवर्जन होगा। इट विल बी ट्रांसवर्जन, ठीक है। यानी कि प्यूरिन टू प्यूरिन, पायरिमिडिन टू पायरिमिडिन इज ट्रांजिशन, एंड प्यूरिन टू पायरिमिडिन और पायरिमिडिन टू प्यूरिन विल बी ट्रांसवर्सन। तो इस हिसाब से आप देखिए एंड विल गेट द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 68 में। सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 पे आइए। एन इमेच्योर स्टॉप कोडन लीड्स टू नॉनसेंस म्यूटेशन। एक इमेच्योर स्टॉप कोडन नॉनसेंस म्यूटेशन को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 69 ये भी किसका है? म्यूटेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70, ए वुमेन विथ 47 क्रोमोसोम ड्यू टू 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 21 इज कैरेक्टराइज्ड बाय। देखिए 21 क्रोमोसोम्स पे ट्राइसोमी हुई है, 3 क्रोमोसोम है, तो 21 ट्राइसोमी को आप डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अब ये मेल हो या फीमेल हो ये मैटर नहीं करता है। तो डाउन सिंड्रोम विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 70। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, गिवन बिलो इन द पेडिग्री ऑफ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो इन दिस पेडिग्री द जीनोटाइप ऑल अफेक्टेड पर्सन। देखिए अगर डोमिनेंट डिसऑर्डर होगा तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या है। डोमिनेंट डिसऑर्डर हमेशा हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। तो हेटेरोजाइगस यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर 2 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 पे आइए। मिस्टर एंड मिसिस जोन्स आर बोथ कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया डिजीज। मिस्टर और मिसिस जोन्स दोनों ही सिकल सेल एनीमिया के लिए कैरियर है। तो अगर मिस्टर एंड मिसिस जोन दोनों ही सिकल सेल एनीमिया के लिए कैरियर है, तो व्हाट इज देयर चांसेस ऑफ हैविंग ए चाइल्ड विद सिकल सेल ट्रेट। तो क्या चांसेस होंगे कि उनके चाइल्ड को सिकल सेल ट्रेट डेवलप हो जाएगा। तो इस बात के आपको चांसेस बताने हैं, राइट। तो ये भी बहुत आसान है, देखिए कैसे करते हैं इसको। मिस्टर एंड मिसिस जोन बोथ आर कैरियर, यानी कि मदर एंड फादर दोनों में कैरियर है किसके लिए? सिकल सेल एनीमिया के लिए। तो यहाँ पे सिंपली आप डायरेक्टली कीजिए इसको सोल्व पुनः स्क्वायर से। तो मदर कैरियर है, तो मदर के जो गैमेट्स होंगे एक तो ये होगा और दूसरा ये होगा। सिकल सेल एनीमिया मैंने आपको पढ़ाया। कैरियर है तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल वाला भी होगा और जीन उसके बाद सिकल सेल वाला भी होगा, हेटेरोजाइगस होगा। कैरियर हेटेरोजाइगस होते हैं। वही ये दिस इज ये मदर वाले हैं और फादर वाले गैमेट्स ये ले लीजिए, गैमेट्स फादर वाले ये होंगे, ठीक है। अब इसने यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज देयर चांसेस ऑफ हैविंग ए चाइल्ड विद द सिकल सेल ट्रेट।
सिकल सेल आने के चांसेस क्या होंगे चाइल्ड में? देखो क्रॉस करके देख लीजिए, ये HbA ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, पूरा का पूरा नॉर्मल इंडिविजुअल, दिस विल बी नॉर्मल, ठीक है। अब इसको देखिए HbA एंड HbS, ये हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस इसमें कैरियर होता है, ठीक है। HbA HbS ये भी कैरियर होगा, देखो तो 50% तो कैरियर ही हो गए, ठीक है। HbS ये यहां पे सिकल सेल से अफेक्टेड होगा, इसमें सिकल सेल एनीमिया ये प्रॉब्लम होगी। तो ये कितने हो गए सिकल सेल एनीमिया? तो कैरियर 2 हो गए, 4 में से 2 कैरियर, यानी कि 50% तो कैरियर ही हो गए, 25% नॉर्मल हो गए और 25% सिकल सेल एनीमिया वाले हो गए। तो क्वेश्चन 72 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट एलील इज 0.6, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप इन ए पॉपुलेशन ऑफ 10,000। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आपको बताना है, ठीक है बेटा। ओके निकालिए। तो आपको कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप, रिसेसिव फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को आपको निकालना है। तो यहाँ पे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल लगाइए। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का एक डेरिवेशन मैंने आपको बताया था, द सम ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1, ये आपको पता ही है, ठीक है। जितनी भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी होती है वो इज इक्वल टू 1 होती है। तो इसको कीजिए आप, देखिए P प्लस Q की वैल्यू कितनी होती है 1। P की वैल्यू जो डोमिनेंट है यहाँ पे, एक डोमिनेंट होगा दूसरा रिसेसिव होगा, आप इसकी फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, इसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल निकालने हैं। P की वैल्यू यहाँ पे 0.6 दी है, Q की वैल्यू आप निकाल लीजिए, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.4 हो जाएगी सबसे पहले तो ये, ठीक है। और जैसे ही Q की वैल्यू 0.4 हो गई तो इनकी अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा? परसेंटेज निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, p² प्लस 2pq प्लस q² इक्वल टू 1, ये वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए P की फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.6, तो परसेंटेज क्या होगी 6 का स्क्वायर यानी कि 36% p² होंगे। 2pq देखिए 2pq 6 इंटू 4 और q² कितने होंगे 0.4 का मतलब है यहाँ पे 40%, 0.4 का मतलब होगा 16% है। देखिए स्क्वायर में है ना ये, देखिए इक्वल टू 1। एक सेकंड यहाँ पे इसने पूछा है कि रिसेसिव वाले कितने परसेंट होंगे, है ना। तो बेटा रिसेसिव वाले निकाल दो बस सीधा, बाकियों से कोई मतलब ही नहीं है। रिसेसिव वाले कितने परसेंट होंगे? देखिए रिसेसिव का 0.4 आ रहा है, Q की वैल्यू कितनी है 0.4। अगर कभी भी आपको इसकी परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज निकालने के लिए जो तरीका है हमारे पास, इसकी जो परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, इसकी रिसेसिव की परसेंटेज अगर आपको निकालनी है तो यहाँ पे आप जो है इसको 0.4 है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 चौक 16, तो इसका इस वैल्यू का पॉइंट वाली वैल्यू हटा दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर 16। तो 16% है। तो यहाँ पे टोटल इंडिविजुअल कितने दिए 1000 का 16% निकालिए कितना होगा 10,000 दिए ना, 10,000 दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक जीरो और लगाइए आप, तो ये आ जाएगा 1600, सिंपल। तो यहाँ पे इसने रिसेसिव के इंडिविजुअल पूछे कितने होंगे, तो पहले परसेंटेज निकाल लीजिए, है ना। देखिए डोमिनेंट की कितनी दी है 0.6 फ्रीक्वेंसी दी है। अगर इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो आपको एक यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसकी परसेंटेज 36% हो जाएगी सीधा हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल से, ठीक है। रिसेसिव की कितनी हो गई 0.4 यानी कि 16% और हेटेरोजाइगस की 48% हो जाएगी। तो आपको 16% निकालना है किसका 10,000 इंडिविजुअल का, यू विल गेट द आंसर राइट। तो 1600 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 73। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 देखिए,
क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड वॉज हीमोफिलिक कैरियर। जो क्वीन विक्टोरिया थी वो हीमोफिलिक कैरियर थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, अकॉर्डिंग टू हार्डी वेनबर्ग लॉ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग डोमिनेंट कैरेक्टर विल बी। डोमिनेंट कैरेक्टर वाले इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, ऐसे भी लिख सकते हैं, या सॉरी इसको ऐसे लिखिए, आप सही तरीके से लिखिए जैसे बुक में लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का डेरिवेशन आपको याद होगा, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे डोमिनेंट वाला पूछा है, तो इसमें डोमिनेंट है और हेटेरोजाइगस में भी डोमिनेंट एक्सप्रेशन होता है, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। तो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव होता है। तो यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 2pq विल बी डोमिनेंट। तो आंसर में यही आपको करना है। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 75 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, 76 में आपको बताना है नंबर ऑफ बार बॉडी इन 4 टाइम्स एक्स फीमेल, यानी कि 4 टाइम्स एक्स दिया है यहाँ पे। तो बार बॉडी कितनी होंगी? पहले एक एक्स क्रोमोसोम को छोड़ के जितने भी एक्स क्रोमोसोम होंगे वो बार बॉडी होंगे। तो यहाँ पे 4 एक्स क्रोमोसोम दिए हैं, तो 4 में से एक को छोड़ दीजिए, 3 बार बॉडी होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 76 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला वाज प्रपोज्ड बाय सीबी ब्रिजेस। सीबी ब्रिजेस ने जेनिक बैलेंस थ्योरी दिया था, जिसमें कि जो ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स के रेशियो के हिसाब से सेक्स को डिटरमाइन किया जाता था। ड्रोसोफिला में दिया था, सीबी ब्रिजेस ने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 77 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, इन ड्रोसोफिला द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय, ड्रोसोफिला में जो सेक्स है वो डिटरमाइन करता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू द सेट्स ऑफ ऑटोसोम। दिस इज द जेनिक बेसिस थ्योरी, राइट। एंड यहाँ पे आप एक्स क्रोमोसोम्स का रेशियो एंड नंबर ऑफ ऑटोसोम्स के सेट्स का रेशियो निकालने के बाद सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। ये मैंने आपको कराया है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 78 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79। 79 में बोला, इन ड्रोसोफिला द येलो बॉडी कलर जीन वाई एंड वाइट आई कलर जीन्स शो 1.3% रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन सिर्फ 1.3% है, यानी कि यहाँ पे लिंकेज ज़्यादा होगी। वहीं दूसरा वाइट आई कलर जीन एंड मिनिएचर विंग 37.2% रिकॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे लिंकेज कम होगा क्योंकि रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है। तो यहाँ से इस स्टेटमेंट को पढ़ के आप कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि यहाँ पे जो आपका येलो कलर बॉडी है और वाइट आई कलर है उसमें रिकॉम्बिनेंट सिर्फ 1.3% है, यानी कि वो क्लोजली लिंक्ड है एज कंपेयर टू राइट वाइट आई एंड मिनिएचर विंग के। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 1.3% है और इधर 37.2% है, यानी कि वो वाले ज़्यादा लिंकेज हैं, उस पर शो कर रहे हैं ज़्यादा लिंकेज को, ज़्यादा टाइटली लिंक्ड है। तो ये स्टेटमेंट आपका फोर्थ से मैच करता है। देखिए फोर्थ ऑप्शन पढ़िएगा एंड इट विल मैच विद दिस, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 79 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डार्केस्ट इंडिविजुअल इन F2 if darkest and lightest individual are taken as parents and this character is controlled by 3 polygene। देखिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है। किसकी परसेंटेज निकालनी है? डार्केस्ट की परसेंटेज निकालनी है। देखिए ह्यूमन स्किन कलर का जो इनहेरिटेंस है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, ये मैंने आपको जेनेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में डिटेल में बताया है। तो यहाँ पे आपको डार्केस्ट इंडिविजुअल की परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, अगर आप एक डार्केस्ट और एक लाइटेस्ट यानी कि एक ब्राइटेस्ट की क्रॉसिंग कराते हैं, पेरेंट्स में एक बहुत ही डार्क है जिसको आप निग्रो बोल सकते हैं और एक बहुत ही ब्लॉन्ड यानी कि एक बहुत ही ब्राइट है, तो लाइटेस्ट और डार्केस्ट इंडिविजुअल में जब आप क्रॉसिंग कराते हैं तो उसमें आपको डार्केस्ट इंडिविजुअल की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो डार्केस्ट इंडिविजुअल की जो परसेंटेज होगी यू हैव टू फाइंड आउट दैट, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे अगर आप एक डार्केस्ट इंडिविजुअल और एक लाइटेस्ट इंडिविजुअल में क्रॉसिंग कराते हैं तो F2 जनरेशन में जो रेशियो आता है, देखिएगा मैंने पढ़ाया है, दैट रेशियो विल बी 1:6:15:20 राइट, 15:6:1 ये रेशियो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे डार्केस्ट को शो करता है। ठीक है,
ये लाइटेस्ट को शो करता है, इट विल बी द रेशियो। ये सारे फिनोटाइप है इतने, और इतने फिनोटाइप के इतने नंबर्स हैं, एंड दिस विल बी द रेशियो। और इसमें आपको डार्केस्ट की परसेंटेज निकालनी है। ये हुआ डार्क, ठीक है। इसके बाद ये फेयरली डार्क, ये मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया है। और ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं ये होता है मुलेटो और इंटरमीडिएट, मुलेटो और इंटरमीडिएट होता है ये यहाँ पे क्या होगा, फेयरली लाइट होगा, ये लाइट होगा, और ये लाइटेस्ट होगा। तो इतने फिनोटाइप आते हैं भाई, और उसके हिसाब से रेशियो है, ये कीजिएगा आप, राइट, देखिएगा आप इसको अच्छे से। इस रेशियो के हिसाब से आप में को इसमें डार्केस्ट की परसेंटेज निकालनी है। तो डार्केस्ट कितने हैं, 1। तो डार्केस्ट की जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी, डार्केस्ट इंडिविजुअल, यानी कि सबसे जो काला है, सबसे डार्केस्ट जो है, वो टोटल कितने हैं, ये इनको ऐड कीजिए, टोटल 64 है, एक में से 64 है, परसेंटेज निकाल दीजिए। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आएगा 1.56%। तो इस रेशियो के हिसाब से 1:6:15:20 राइट, 15:6:1 टोटल ऐड कीजिए 64, और इन सब में सबसे डार्केस्ट एक है। तो 1/64 मल्टीप्लाई बाय 100 यू विल गेट द आंसर। तो 1.56% विल बी द डार्केस्ट इंडिविजुअल। तो क्वेश्चन नंबर 80 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, इफ देयर आर 3 एलेलिक फॉर जीन कंट्रोल एबीओ ब्लड ग्रुप, मल्टीपल एलेलिज्म का क्वेश्चन है ये। एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए 3 जीन्स होते हैं, बिल्कुल सही, यानी कि अगर यहाँ पे जीन के सेट 2 से ज़्यादा एलील हो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए, मल्टीपल एलेलिज्म बोलते हैं। यहाँ पे 3 एलील्स हैं जो कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल करता है, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप। इसके लिए भी फॉर्मूला होता है हमारे पास पॉसिबल जीनोटाइप निकालने के लिए, अगर मल्टीपल एलेलिज्म का क्वेश्चन होता है। ये भी मैंने आपको बताया है, n × n+1/2। इस फॉर्मूले से लगाइए, देखिए 3 एलील है, 3 × 3 + 1/2, ठीक है, 3 × 4/2, यानी कि यहाँ पे 6 विल बी द राइट वैल्यू। तो यहाँ पे 6 आंसर आएगा, यानी कि यहाँ पे जो मल्टीपल एलेलिज्म है 81 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, which of the following genotype of Lathyrus odoratus plant is related with the production of purple colored flower, right? तो पर्पल कलर फ्लावर ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन का एग्जांपल है। पर्पल कलर फ्लावर तभी प्रोड्यूस होता है जब 2 डोमिनेंट एलील एक साथ हों, अब वो चाहे कितने भी हों, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डोमिनेंट एलील सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p। कॉम्प्लीमेंट्री जीन वाला टॉपिक पढ़िएगा इसको क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन में क्या होता है, बोथ द जीन्स मस्ट बी प्रेजेंट इन डोमिनेंट फॉर्म देन प्रोड्यूस एन इफेक्ट। तो पर्पल कलर का इफेक्ट तभी प्रोड्यूस होगा जब 2 डोमिनेंट जीन एक साथ होंगे। तो 2 डोमिनेंट जीन एक साथ यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, वो है ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 82 का फर्स्ट आंसर विल बी, सेकंड विल बी राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 पे आइए, इन माइस y is dominant allele for yellow fur and small y is the recessive allele for grey fur. Since y is lethal when homozygous, the result of this cross will be, देखिए एक माइस है, y जो है वो इंडिकेट करता है येलो को, स्मॉल y इंडिकेट करता है, क्वेश्चन कौन सा है, 83 है, ठीक है। स्मॉल y जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है ग्रे को, कैपिटल Y जो है डोमिनेंट भी है और लीथल भी है, ठीक है। ये जो कैपिटल Y है डोमिनेंट भी है, लीथल भी है। लीथल जीन वाला टॉपिक आप अच्छे से पढ़िएगा, आपको अच्छे से क्लियर होगा। एग्जांपल भी मैंने आपको बताया, ये ग्रे कलर के लिए अगर इन दोनों में आपस में क्रॉसिंग हो, पुन्नट स्क्वायर देखिए, देखिए दोनों में अगर आपस में क्रॉसिंग होगी तो रेशियो क्या आएगा, रेशियो ये आएगा। देखिए जहां पे दोनों डोमिनेंट एलील है, y जो है वो एक लीथल एलील है। लीथल एलील होमोजाइगस कंडीशन में इंडिविजुअल की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसको आप कंसीडर नहीं कीजिए क्योंकि ये डेथ हो गई इसकी, क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन में है, ये लीथल एलील और डोमिनेंट है। अगर डोमिनेंट लीथल एलील होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो डेथ हो जाएगी इंडिविजुअल की। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा, तो येलो कितने आएंगे, यहाँ पे 2 येलो आएंगे, देखिए 2 येलो, क्योंकि डोमिनेंट एलील है, लेकिन ये लीथल तभी होगा जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा। तो 2 येलो आए, और ग्रे कितने आएंगे, 1 ग्रे, ये स्मॉल y ग्रे को इंडिकेट करता है, तो 1 ग्रे आएगा 2, तो 2 येलो और 1 ग्रे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 83 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए,
When more than one phenotype is influenced by the same gene, then dominance is not an autonomous feature of gene. It depends upon, ठीक, अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा फिनोटाइप सेम जीन से इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट, और वो एक उसका ऑटोनोमस फीचर नहीं है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? जीन प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करेगा। सेकंड ऑप्शन क्या है? द पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामाइन, राइट, ये भी होगा। तो यहाँ पे 84 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इससे मैच करती है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, व्हेन मोर देन वन फिनोटाइप 85, राइट, देखिए 85 जो है यहाँ पे रिपीट हुआ था और मैंने इसको सही कराया था, राइट। तो उस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा वहाँ पे, जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, कोई डाउट होगा तो तब मुझसे पूछिएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। In a family, the parents are carrier of albinism and both have blood group AB. What will be probability of normal and type A blood group children? इस क्रॉस को आप करके देखिएगा, बहुत ही आसान है। और यहाँ पे जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर, 3/16। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, राइट, 2 कैरेक्टर लिए गए हैं। इसमें पूछा है इसने कि ऐसे कितने इंडिविजुअल होंगे उनका ब्लड ग्रुप ए होगा, राइट, बात समझ में आ रही है? तो इसका जो आंसर आएगा 3/16 आएगा, करके देखिएगा, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और इन स्टेटमेंट्स में से आपको करेक्ट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सिंपली लुकिंग ऑफ द फिनोटाइप ऑफ डोमिनेंट ट्रेट इट इज इम्पॉसिबल टू नो द जीनोटाइप कंपोजिशन। बिल्कुल सही है, राइट। अगर आप डोमिनेंट ट्रेट को फिनोटाइपिकली देख रहे हैं तो जीनोटाइप उसका हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, होमोजाइगस भी हो सकता है, तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, तो ये सही है। बी स्टेटमेंट, मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वेराइटीज, 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स, हाँ 7 डिफरेंट पेयर लिए थे, 7 कंट्रास्टिंग पेयर लिए थे उसने, तो 7 पेयर का मतलब 14 डिफरेंट प्लांट्स लिए, तो ये बिल्कुल सही है। ए और बी स्टेटमेंट सही है। सी स्टेटमेंट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस मेंडल प्रपोज ओनली वन कंक्लूजन, बिल्कुल गलत। मेंडल ने काफ़ी सारे कंक्लूजन दिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स उसने लिए, राइट, एज ए कंक्लूजन। तो सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ए और बी करेक्ट है, यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 87 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, बाई ए प्लांट विद जीनोटाइप दिस, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ गैमेट हैविंग एट लीस्ट वन डोमिनेंट एलील। ठीक है, देखिए 8 गैमेट्स है, 8 गैमेट्स में से 7 गैमेट्स में एटलीस्ट डोमिनेंट एलील होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 8 गैमेट्स में से 7 गैमेट्स विद एटलीस्ट 1 डोमिनेंट एलील। तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 7/8 मल्टीप्लाई बाय 100, 87.5% आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 88 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, मेंडल फाउंड दैट F1 ऑलवेज रिजेंबल आइदर वन ऑफ द पेरेंट एंड दैट द ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट्स वाज नॉट सीन इन दैम, दिस इज ड्यू टू डोमिनेंस। ठीक है, कि नेक्स्ट जनरेशन में कुछ कैरेक्टर एक पेरेंट से मैच करते हैं, दूसरे से मैच नहीं करते हैं, क्योंकि एक पेरेंट का वो कैरेक्टर डोमिनेंट है, तो ये डोमिनेंस को शो कर रहा है। तो दिस इज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 89 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बिहाफ पे उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, इसको लॉ ऑफ प्योरिटी भी बोलते हैं, राइट। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।